हेलो बच्चों, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास पार्ट बी बुक, इसका फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो बेटा ये टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 4 मार्क्स का इसका कंटेंट है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा पार्ट बी हमारे लिए 20 मार्क्स स्कोर करता है हमारे फाइनल एग्जाम्स। तो इस टॉपिक को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज होता क्या है। देखो बच्चे, ये टॉपिक दो पार्ट्स के अंदर, इसको आप नेम को दो पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हो। एक पार्ट आप ये कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा आप लोग कह सकते हो कंपनीज। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जहां हमारा अकाउंटेंसी का प्रोसेस खत्म होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये प्रोसेस क्या होता है बेटा? प्रोसेस हम लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आपको ये बताते हैं कि जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स हमारा एक एंड प्रोडक्ट मेंशन किया जाता है, जिसमें हम लोग मेनली क्या प्रिपेयर करते हैं? इसमें हम लोग दो चीजें मेन प्रिपेयर करते हैं। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन जब हम कंपनी के रेफरेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ थोड़ा सा ये टर्म वाइडर यूज हो जाता है, और इसको प्रेजेंट करने का वे जो होता है वो भी आपके +1 के वे से चेंज हो जाता है। कंपनीज, हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन अकेला बिजनेस भी कर सकता है, एक पर्सन पार्टनरशिप कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकता है, और वो पर्सन एज ए कंपनी भी अपने बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है बच्चे, वो आप लोगों को आपके इस टॉपिक के अंदर बताया है। तो मैं फिर एक बार याद दिलवा दूं बेटा, ये जो टॉपिक, ये जो बुक है, आप लोगों की टोटल 20 मार्क्स स्कोर करती है आपके फाइनल एग्जाम्स के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के इस टॉपिक के बेसिक टर्म्स क्या हैं। इस वीडियो में बच्चे सिर्फ मीनिंग ही डिस्कस किया है, उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे एक एक कंटेंट के छोटे छोटे वीडियोस आपसे शेयर करता रहूंगा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड प्रोडक्ट होता है भाई। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना प्रॉफिट कमाया गया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट कौन बताता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक वर्ड भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम कंपनी के केस में बात करते हैं, तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। कंपनी के केस में हम इसका नाम चेंज करके कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ, बेटा रूल वही होंगे, कंसेप्ट वही होगा। एक तरफ इनकम होती है, एक तरफ एक्सपेंसेस होते हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी एक्ट अपना इंटरफेरेंस और करता है। तो कंपनीज के अंदर सिर्फ अकाउंट्स के रूल नहीं चलते। जब कंपनी के बारे में हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, तो हमें अकाउंट्स के रूल्स को भी ध्यान रखना पड़ता है, और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कंपनी एक्ट क्या क्या, उनके प्रोविजंस क्या क्या थे, हमें उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितना पैसा लेना देना, ये सब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर कंपनी की प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने बताया कि कंपनी एक्ट के अंडर प्रिपेयर किया जाता है, तो ये वर्ड भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल 3, इस शेड्यूल के अंडर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर, जिसमें से पार्ट 1 में बैलेंस शीट होती है, और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो ये लीजिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए है, और पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? जब आप बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है ऐसे करके लेजर बनाना, जिसमें इधर लिखते हैं हम टू और इधर लिखते हैं बाय। जब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा उसमें टू और बाय, इन दोनों का कोई यूज नहीं होता। ये फर्क होता है जब आप एक कंपनी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जहां तक बच्चे आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हो, एक तरह से ये भी स्टेटमेंट ही होती है।
तो क्योंकि ये भी स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट में भी कोई भी बच्चा टू और बाय का यूज नहीं करे। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। तो ये दोनों ही चीजें स्टेटमेंट होती हैं इन केस ऑफ कंपनी। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है कि ये जो हमारा बिजनेस है ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है, कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, ये बातें हम लोग बैलेंस शीट से पता लगाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बिजनेस में कितना आया और कितना गया। अब ये वाली बात तो हमें कैश बुक भी बता सकती है कि कितना कैश आया और कितना गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करती है कि बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर कितना पैसा आया और अदर देन ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो जब आप ये टॉपिक भी अपनी इस बुक में पढ़ोगे तो बच्चे काफी डिटेल में आएगा आप लोगों के कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंडर आप लोग प्रिपेयर करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये आपका पूरा एक चैप्टर है। आपके एग्जाम्स के अंदर बेटा 8 से लेकर 10 नंबर का तो अकेला यही चैप्टर है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसके अंदर हम ये बताते हैं कि बिजनेस की ऑनरशिप में चेंजेस क्या क्या हुए, कि पहले बिजनेस का मालिक कौन था, अब बिजनेस का कौन मालिक है, पहले उसका हिस्सा प्रॉफिट में कितना था, अब उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है। इसका यूज क्या है? इसका यूज बच्चे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुकेश अंबानी ने किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट किया हुआ। मुकेश अंबानी का पहले साल प्रॉफिट में हिस्सा था 60%। अगले साल मुकेश अंबानी ने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया 40% में। अगले साल मुकेश अंबानी ने अपना हिस्सा कम कर दिया 10% हो गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर अपना शेयर इस कंपनी में से कम करता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है, ये भाग लो इस कंपनी से। और अगर मैं यही चीज को रिवर्स कर दूं कि मान लो मुकेश अंबानी का हमारे बिजनेस में हिस्सा था 10%, अब हो गया 40, अब हो गया 60, इसका मतलब अंबानी इस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता जा रहा है, बिजनेस जरूर प्रॉफिटेबल होगा, तो इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मींस ऑनरशिप। कंपनी के केस में इक्विटी शब्द को हम लोग ऑनरशिप के लिए स्टैंड करते हैं बेटा, ठीक है। और ये टॉपिक आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं। इस टॉपिक का सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आप लोग नहीं सीखोगे, बाकी ऊपर के तीनों चीजें सीखोगे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाना सीखते हो। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब होता है डिटेल प्रोवाइड करना, कि जो आपने बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इनकी डिटेल्स देना, कि कोई भी टर्म है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना। एक एग्जांपल के तौर पे बैलेंस शीट में हमने शो किया बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग? 50 लाख। अब वो जो बिल्डिंग हमने 50 लाख रुपए की शो की है, वो बिल्डिंग कौन सी है भाई? रोहतक वाली बिल्डिंग, झज्जर वाली बिल्डिंग, कौन सी वाली बिल्डिंग? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो देने का काम है वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स करता है। क्लियर? डिफरेंस, जो आप लोग बैलेंस शीट पहले पढ़ के आए हो अपनी +1 की, और जो आप अब पढ़ रहे हो कंपनी की बैलेंस शीट, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस आपके सामने है स्क्रीन पर। कंपनी की बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 होता है, जबकि पिछले साल तक ऐसा कुछ भी नहीं था, ना पार्टनरशिप में होता है। फिगर, बैलेंस शीट जो बनाई जाती है कंपनी की, उसमें करंट ईयर की फिगर भी दिखाते हैं और पिछले साल की भी दिखाते हैं, जबकि +1 में आपने पढ़ा था कि एक ही साल की फिगर्स को शूट किया जाता है। मार्शलिंग, मार्शलिंग का मतलब होता है सीक्वेंस, कि चीजों को दिखाने का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस, परमानेंस ऑर्डर का मतलब होता है कि वे फिक्स्ड एसेट्स को पहले दिखाना है और करंट को बाद में शो करना है, यानी कि नॉन करंट एसेट्स को पहले शो करना है, करंट को बाद में शो करना है। और जबकि फर्म की बैलेंस शीट हो या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जनरली हम लोग फॉलो करते हैं कि करंट पहले शो करो और फिक्स्ड को बाद में शो करो, लेकिन इस पर भी कोई कंडीशन नहीं होती। आप चाहें तो वहां परमानेंस भी फॉलो कर सकते हैं और लिक्विड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के केस में मैंने जैसा अभी अभी बताया कि कंपनी एक्ट कंडीशन लगा देता है तो आपको परमानेंस ही फॉलो करना पड़ता है।
कंपनी की बैलेंस शीट को आप वर्टिकल प्रिपेयर करते हैं और फर्म की बैलेंस शीट आप हॉरिजॉन्टल प्रिपेयर करते हो। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट और राइट, इधर आप अपनी लाइबिलिटीज शो करते हो, यहाँ आप लोग एसेट शो करते हो। जबकि कंपनी के केस में आप एक ही तरफ करंट ईयर और लास्ट ईयर की फिगर्स दिखाकर ऊपर आप लाइबिलिटीज शो करते हो, नीचे ही आप लोगों को एसेट शो करनी होती है। ये बीच में आप पार्टीशन कह सकते हो। तो कंपनी के केस में बैलेंस शीट होती है वर्टिकल और फर्म के केस में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होती है हॉरिजॉन्टल। तो बच्चे ये आप लोगों के बेसिक टर्म्स हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सारी टर्म पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है और उसके अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक अपना वीडियो अच्छा लगता है, आप अपने नोट्स वगैरह जरूर प्रिपेयर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।